देखो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, मुझे ये दिया हुआ है, ये एक लाइन है, ये एक चार्ज है Q प्लस Q और ये है प्लस 4Q। ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, दोनों चार्जेस फ्री हैं, बोथ चार्जेस आर फ्री। आपको ये बताना है वेयर एंड व्हाट चार्ज, कहां और कितना चार्ज रखें कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में चला है। व्हाट चार्ज, वेयर एंड व्हाट चार्ज, वेयर एंड व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज, व्हाट चार्ज is placed so that all three are in equilibrium. कहां और कितना चार्ज रखें कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। इनके बीच का डिस्टेंस है d। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है कहां रखें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है कहां रखें, ये तो वैसे ही जैसे पहले था। कहां पे रखेंगे बताओ, कहां रखेंगे बताओ। अब यहां पर रखेंगे तो रिपल्सन नहीं कटेगा, यहां रखेंगे रिपल्सन नहीं कटेगा, तो यहां कहीं रखेंगे, मान लेते हैं यहां रखेंगे। सपोज दिस इज पॉइंट Q, यहां एक चार्ज Q रख देते हैं, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। ये कितना बच जाएगा जी, d माइनस एक्स। तो पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ Q चार्ज। तो पहला लिखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज Q, थर्ड चार्ज Q। तो क्या लिख दोगे बताओ। इसके ऊपर अगर नेट फोर्स को बैलेंस करो तो क्या लिखोगे, K Q इंटू Q बाय एक्स स्क्वायर इज K 4Q इंटू Q बाय d माइनस एक्स का स्क्वायर। ये ना यहां से आएगा 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 बाय d माइनस एक्स, यानी d माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू d बाई 3। तो याद रखना, जब तुम थर्ड चार्ज को पे नेट फोर्स जीरो करोगे, जब तुम इस पे नेट फोर्स जीरो करोगे तो तुमको सिर्फ लोकेशन मिलेगा, चार्ज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, तो जब तुम इस पे नेट फोर्स जीरो इक्वेट कर रहे हो तो इन दोनों के फोर्स में और इन दोनों के फोर्स में Q कॉमन है, इन दोनों के फोर्स में और इन दोनों के फोर्स में ये Q कॉमन है, ये तो कट जाएगा, तो तुमको मिलेगा ही नहीं। तुम इसको Q रखो कट जाएगा, इसको 2Q रखो, इसको 2Q रखो तब भी कट जाएगा। तो तुमको थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम सिर्फ लोकेशन देगा। याद रखना, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज ओनली गिव्स लोकेशन ऑफ चार्ज। लेकिन तुमको तो उसका वैल्यू भी चाहिए। अब तुम क्या करो, तुम या तो इसका इक्विलिब्रियम लो या इसका इक्विलिब्रियम लो। अब तुम क्या करो, या तो इसका इक्विलिब्रियम लो या तो इसका इक्विलिब्रियम लो, तब तुमको ये चार्ज मिल जाएगा। तो पहला केस में क्या करोगे, थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम लोगे। ये दोनों तो इक्विलिब्रियम में है ही, तुमको तीनों का करना है इक्विलिब्रियम में। ये इसको जब तुम इक्विलिब्रियम जो है करोगे तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला क्वेश्चन था। पिछले क्वेश्चन में वही किए थे, ये फिक्स था एक्सटर्नली, और हमने इसको किया था इक्विलिब्रियम में, वही चीज यहां कर रहे हैं। तो ये स्टेप तो कॉमन है। अब देखो, अब हमको ये जानना है कितना चार्ज रखें। तो इसके लिए टू गेट द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज, ये थर्ड चार्ज कितना लें, टेक इक्विलिब्रियम ऑफ इन दोनों में किसी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम ले लो। अब क्या करो, या तो इसका ले लो इक्विलिब्रियम या इसका ले लो। तो इसका ले लो, टेक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज प्लस Q। अब ये बताओ, इसको भी करना है इक्विलिब्रियम में, तो इसके ऊपर
ये और ये मिलके फोर्स लगाएगा। इसके ऊपर इसका फोर्स कितना है, रिपल्सन है। इसके ऊपर इसका फोर्स तो पता है, रिपल्सन है। तो इसका क्या चाहिए, अट्रैक्शन ना चाहिए कि नहीं। अब हम ले रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ प्लस क्यू। इस प्लस क्यू के ऊपर इस प्लस 4q का चार्ज, रिपल्सन यानी लेफ्ट वर्ड है, तो इस प्लस क्यू के ऊपर इस क्यू का चार्ज अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी ये माइनस होना चाहिए। क्यू मस्ट हैव नेगेटिव साइन। समझ रहे हो क्यों? अभी तक हम इसका लिए थे इक्विलिब्रियम, पहले वो तो हो गया, पोजीशन निकल गया। अब इसका ले रहे हैं इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर इसका रिपल्सन यानी लेफ्ट वर्ड है, यानी इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स होना चाहिए राइट वर्ड। और ये कब होगा, जब ये नेगेटिव होगा। तो पहली बात तो क्यू का नेगेटिव साइन होना चाहिए। दूसरा कितना होना चाहिए, तो इसमें हम फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। फोर्स ऑन प्लस क्यू हम 0 कर रहे हैं। इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है, इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है, के क्यू इंटू 4q बाय डी स्क्वायर। के इंटू क्यू इंटू 4q बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगाएगा, इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, के इंटू क्यू इंटू क्यू, के इंटू क्यू बाय एक्स स्क्वायर। के कट गया, क्यू कट गया। x तुम निकाल चुके थे d/3, तुम x निकाल चुके थे d/3, तो यहां से आएगा 4q बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय d/3 का स्क्वायर। तो q का मैग्नीट्यूड कितना चला आया, 4/9q। q का मैग्नीट्यूड कितना चला आया, 4/9q। और तुम साइन तो पहले से जानते हो, माइनस था, यानी q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -4/9q। मैग्नीट्यूड 4/9q और साइन तुम पहले से जानते हो। सो अगर तुम -4q/9, अगर तुम -4q/9 को यहां रख दो, कितने डिस्टेंस पे, d/3 राइट। अगर तुम -4q/9 को इसके राइट में रख दो d/3 पे, कितना चार्ज, -4q/9। कहां रखना है, यहां से d/3 राइट। तो तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में चला आएगा। समझ रहे हो? हाँ सर, ये जो सर तीसरा चार्ज रखा है हाँ के बीच में, हाँ, तो सर ये अगर सर सपोज पॉजिटिव हुआ तो सर रिपल्शन करेगा, तो सर ये अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका रिपल्सन करेगा, हाँ उसका और ये भी इसको रिपल्सन करेगा। ये नहीं आएगा इक्विलिब्रियम में। नहीं, जो जो बीच वाला जो रखा है हाँ वो जो है सर, जो +4q वाला है, हाँ, वो भी रिपेल होगा इससे। इससे हाँ तुम यहाँ +q डाल रहे हो तो -q डाल रहे हो। सर माइनस हाँ, माइनस यहाँ तुम डाल रहे हो, तो माइनस जब यहाँ पे दोगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, हाँ और ये इसको रिपेल करेगा, हाँ तो कट जाएगा। आंसर वही आएगा। अच्छा हाँ, यस सर, ठीक, यस। एक इलस्ट्रेशन लिया है, अब इसी इलस्ट्रेशन को हम चेंज कर देंगे, नेक्स्ट में इसको -q कर देंगे, सब कुछ वही रहेगा, इसको माइनस साइन कर देंगे, फिर से क्वेश्चन बनेगा। पहले इसका मेथड समझ लो। तीनों को इक्विलिब्रियम में लाना है। जब तीनों को इक्विलिब्रियम में लाना होता है तो दो चीज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, एक तो कितना चार्ज रखें और कहां रखें। कहां रखें ये निकालने के लिए इसका इक्विलिब्रियम लो, थर्ड चार्ज का, उससे निकल जाएगा कहां रखें। इस पे नेट फोर्स 0 कर दो तो पता चल जाएगा कहां रखें, और इस पे नेट फोर्स 0 कर दो तो पता चल जाएगा कितना रखें। अगर हम इसका इक्विलिब्रियम लेते, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम लेते, इसका न लेते, तब भी वही आता।
देखो इसको प्लस 4q को ये प्लस q रिपेल करेगा, इस प्लस 4q को ये प्लस q रिपेल करेगा, तो ये q क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, तो माइनस साइन चाहिए। दूसरी बात, इस पे अगर मैग्नीट्यूड को इक्वेट करते तो क्या करते, k q इंटू 4q बाय डी स्क्वायर, इसके ऊपर इसका फोर्स क्या लेते, k इंटू क्यू इंटू 4q बाय डी स्क्वायर रिपल्सन, और इसका फोर्स क्या लेते, अट्रैक्शन, k इंटू स्मॉल q इंटू 4q बाय डी माइनस एक्स का स्क्वायर। तब भी x की वैल्यू, तब भी ये q की वैल्यू वही निकलेगी, 4/9 ही निकलेगी विथ नेगेटिव साइन। हम एक और इलस्ट्रेशन लेंगे ताकि हम इसको और एक और इलस्ट्रेशन से बता सकें। इसको लिख लो पहले। Let us create a charge with a force a value according with me। मान लो मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया है Q। यहाँ कोई भी एक ऐसा चार्ज ले लो जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, कोई ऐसा इंटीजर ले लो जो उस नंबर का स्क्वायर हो, 9q, 16q, 25q, 36q, 49q, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं यहाँ लेता हूँ सपोज 25q। अब इसमें एक को प्लस एक को माइनस कर दो, दोनों को प्लस मत रखो, एक को प्लस एक को माइनस कर दो। किसको प्लस कर दें, किसको माइनस कर दें, इसको चलो माइनस कर देते हैं। हम क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। मान लो ये डिस्टेंस है d, यहां 25 क्यों ले रहे हैं, ताकि आंसर कुछ इंटीजर है, फ्रैक्शनल ना है। मान लो ये डिस्टेंस है d। अब मैं जानना चाहता हूं, ये भी फ्री है, इसको मैंने क्लैंप नहीं किया है, ये भी फ्री है, इसको मैंने किसी एक्सटर्नल हिंज से नहीं लगाया है, चल सकता है, ये फ्री है। वेयर एंड व्हाट चार्ज, where and what charge brings all the charges in equilibrium। कहां और कितना चार्ज रखें कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में चला है। तो सबसे पहले अब मेरे साथ ये बताओ कि रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, क्या रीजन 1 में हम चार्ज रखें Q चार्ज, तो इस चार्ज को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी एंटी पैरेलल तो होगा। यहां रखें तो ये चार्ज इस चार्ज Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, और ये चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां भी एंटी पैरेलल पॉसिबल है। और अगर इन दोनों के बीच में कहीं रखें तो ये क्या करेगा, इसको, इस चार्ज Q को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां तो जीरो नहीं हो सकता है। यहां अगर चार्ज को रखे तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी लेफ्टवर्ड फोर्स लगाएगा, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, यानी लेफ्टवर्ड लगेगा। लेफ्टवर्ड मिलके जीरो नहीं हो सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डायरेक्शन ही उल्टा है, डायरेक्शन ही सेम है। यहां और यहां डायरेक्शन तो उल्टा है, बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा, यहां और यहां डायरेक्शन तो उल्टा है, पॉसिबिलिटी है, बट साथ में यह भी चाहिए कि दोनों की डायरेक्शन भी उल्टी हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो अगर मैग्नीट्यूड को सेम करना है तो जो स्ट्रॉन्गर चार्ज है, लार्जर चार्ज है, उससे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, और जो स्मॉलर चार्ज है उससे डिस्टेंस घटाना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड भी यहां पॉसिबल नहीं है, यहां भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लार्जर चार्ज से नजदीक है। तो यहां पे एक पॉसिबिलिटी बनती है, दोनों पॉसिबिलिटी, एक तो एंटी पैरेलल भी है और दूसरा दोनों की मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो पॉसिबल है, क्योंकि ये वीकर चार्ज के नजदीक है ना। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है। अगर हम इस चार्ज पे हम इक्विलिब्रियम लगाएं तो पहला इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज Q, थर्ड चार्ज Q, तो क्या लिख दें, K Q/x स्क्वायर, इसके ऊपर इसका चार्ज K Q/x स्क्वायर इज इक्वल टू इसके ऊपर इसका चार्ज, इसके ऊपर इसका फोर्स। देखो इसको हम इस पे नेट फोर्स जीरो कर रहे हैं,
तो इसके ऊपर इसका फोर्स कितना, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर इसका फोर्स के क्यू इंटू 25 क्यू बाई डी प्लस एक्स का स्क्वायर। तो देखो के क्यू क्यू कट गया, रूट ले लो, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 बाई डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x, सो x इज इक्वल टू डी बाई 4। सो वो जो पॉइंट है जहां फोर्स को रखना है, वेयर का आंसर निकल गया, वेयर का आंसर निकल गया। वेयर द चार्ज शुड बी प्लेस्ड, द चार्ज शुड बी प्लेस्ड d by 4 distance left of minus q, the charge should be placed d by 4 distance left of minus q। ये निकल गया। तो जब तुम थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम निकालते हो तो तुमको ये चार्ज नहीं निकलता है, तो ये चार्ज कट जाता है, क्योंकि जब इस पे फोर्स लगाओगे इसके कारण और जो इस पे लगाओगे इसके कारण, उसमें ये q कॉमन है, कट जाएगा। यहां तुमको सिर्फ लोकेशन पता चलेगा। अब तुमको अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है विद साइन, तो तुमको या तो इस पे नेट फोर्स को जीरो करना पड़ेगा या इसके ऊपर। सो नाउ इक्विलिब्रियम ऑफ, या तो माइनस क्यू का ले लो इक्विलिब्रियम, या 25 क्यू का, आंसर सेम आएगा। इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस क्यू ले लो। इसके ऊपर अब देखो, इसके ऊपर तुमको इसका फोर्स पता है, तुमको इसके ऊपर इसका फोर्स पता है, किधर होगा, एट्रैक्टिव होगा ना जी। इस माइनस क्यू के ऊपर 25 क्यू का फोर्स है अट्रैक्टिव, यानी राइट वर्ड। तो इसका फोर्स भी क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए लेफ्ट वर्ड, और ये कब होगा लेफ्ट वर्ड, जब ये पॉजिटिव होगा। एग्रीड। इस माइनस क्यू के ऊपर तुमको एक फोर्स पता है, इस प्लस 25 क्यू का फोर्स राइट वर्ड है, अट्रैक्टिव है। ये फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी राइट वर्ड लग रहा है। तो इसके कारण इसके ऊपर फोर्स क्या लगना चाहिए, लेफ्ट वर्ड लगना चाहिए। लेफ्ट वर्ड मतलब क्या हुआ, ये इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, सो क्यू होना चाहिए पॉजिटिव। समझ रहे हो। समझ लो, क्योंकि अगर ये हो गया नेगेटिव तो ये भी रिपेल करेगा, यानी राइट वर्ड, और ये तो खींच ही रहा था राइट वर्ड, तो राइट वर्ड नहीं कटेगा। इसके ऊपर माइनस क्यू के ऊपर इसका फोर्स है राइट वर्ड, तो इसका होना चाहिए लेफ्ट वर्ड, यानी ये इसको पॉजिटिव चार्ज के साथ होना चाहिए। और अब क्या करो, इस क्यू के ऊपर नेट फोर्स जीरो कर दो, तो क्या लिखोगे, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर, के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, हम इसके ऊपर नेट फोर्स को जीरो करना है, सो के क्यू क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर इसका फोर्स कितना, के क्यू इंटू 25 क्यू बाय डी स्क्वायर। इसके ऊपर दो फोर्स है, एक इसके कारण कितना, के क्यू इंटू क्यू, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और इसके ऊपर इसके कारण फोर्स के इंटू क्यू इंटू 25 क्यू बाय डी स्क्वायर। ये हो गया के, और के कट गया, क्यू और क्यू कट गया। एक्स तुमको पता है डी बाई 4, 25 q by d square. So from here you would get q is equal to 25 by 16q. सही है ना। Yes. So answer होगा, if you place 25q by 16, if you place 25q by 16 plus 25q by 16 at a distance of d by 4 left of minus q, all the three charges come in equilibrium. लिखो, दिस ये रूफ, और मैं इस छत से क्या करता हूं, using two insulating balls, there two balls of masses m1 m2
M1 and Q1 and masses M2 and charge Q2 are hanged from roof by insulating strings of length L। दोनों की लेंथ L है, सेम पॉइंट से हैंग कर दिया। इस पे चार्ज है Q1, इसका मास है M1, इसकी चार्ज है Q2, इसकी मास है M2। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। क्या दोनों वर्टिकल के साथ इक्वल एंगल बनाएगा? वुड θ1 be equal to θ2? Would θ1 be equal to θ2 or not in equilibrium? जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो क्या θ1 θ2 इक्वल होगा? Would θ1 be equal to θ2? जरा देखो, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कितना? K Q1 Q2 बाय, और ये डिस्टेंस R है तो R²। तो क्या इसी का रिएक्शन यहां ऐड करेगा? क्या इसी का रिएक्शन यहां ऐड करेगा? Would these forces, electrostatic forces, be equal and opposite? Would the electrostatic forces be equal and opposite or not? होगा? चाहे Q1 Q2 ना भी इक्वल हो, चाहे Q1 Q2 ना भी इक्वल हो, बट दोनों पे फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। दूसरा फोर्स यहां लगेगा, M1G यहां लगेगा और M2G यहां लगेगा। एग्रीड? अब समझो, इन दोनों का वेक्टर सम इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों का वेक्टर सम इस डायरेक्शन होगा, जिसको ये टेंशन बैलेंस करेगा, T2 करेगा जी। इन दोनों का वेक्टर सम और T2, तीनों का वेक्टर सम 0 होगा। F इलेक्ट्रोस्टैटिक, M2G और T2 का वेक्टर सम 0 होगा। तो ये जो एंगल थीटा होगा, θ2, तो tan θ2 को क्या लिखोगे बताओ? F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय M2G लिखोगे जी। और यहां पर बताओ, tan θ1 को क्या लिखोगे? tan θ1 को, यहां पे टेंशन होगा T1, tan θ1 को क्या लिखोगे? F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय M1G लिखोगे। तो Q1 Q2 से कोई मतलब नहीं है, डिपेंड किस पे करेगा? M1 और M2 पे। तो याद रखना, इफ M1 इज इक्वल टू M2, θ1 इज इक्वल टू θ2। इफ M1 इज ग्रेटर देन M2, θ1 इज लेस देन θ2। इफ M1 इज लेस देन M2, θ1 इज ग्रेटर देन θ2। सिर्फ इसको M1 M2, Q1 Q2 से कोई मतलब ही नहीं है। Q1 Q2 कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। ये फोर्स जितना ज्यादा होगा, ये फोर्स जितना ज्यादा होगा, ये जो है नेट एंगल उतना नीचे होगा, उतना कम होगा ना? एग्रीड? ये एंगल सिर्फ M1 और M2 पे डिपेंड करेगा, Q1 Q2 से कोई मतलब नहीं है।
इस एंगल को नथिंग टू डू विथ Q1 एंड Q2, नथिंग टू डू विथ Q1 एंड Q2। Q1 Q2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे कोई मतलब नहीं है। M1 M2 में से मतलब है, पहली बात। दूसरी बात, टेंशन किसका ज्यादा होगा, टेंशन किसका ज्यादा होगा? तो टेंशन का वैल्यू है, समझो, टेंशन का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। जरा देखो तो इसका वेक्टर सम, ये जो फोर्स है ये कितना है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक स्क्वायर प्लस m1g का होल स्क्वायर का रूट, और ये इसको बैलेंस कर रहा है। तो T1 में क्या लोगे m1 और T2 में क्या लोगे m2। तो T1 में क्या लोगे m1 और T2 में क्या लोगे, तो याद रखना अगर m1 इक्वल टू m2, T1 इक्वल टू T2, m1 ग्रेटर T1 ग्रेटर, समझ रहे हो? ये तो सेम है दोनों में, ये तो सेम है दोनों में, अंतर सिर्फ यहां है, यहां पर m1 और यहां पर है m2। जिसका मास ज्यादा होगा उसमें टेंशन का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा। सॉरी, यहां m1 ग्रेटर, हाँ T1 ग्रेटर, m1 लेस T1 लेस। हाँ सर अगर एक थीटा ज्यादा है तो एक बॉल ऊपर हो जाएगी थोड़ी सी, अगर एक थीटा ज्यादा है तो एक बॉल थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी दूसरी वाली से। अगर एक, हाँ हाँ हो जाएगी। तो जो ऊपर है वो नीचे वाली पे नीचे भी तो फोर्स लगाएगी। तुम्हारा कहना है अगर एक थीटा ऊपर है, एक मिनट, एक ये ऊपर है तो क्या कहना है एक बार, वाली पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी ना। तुम्हारा क्या कहना है कि अगर एक थीटा ज्यादा है दोनों में से, एक थीटा ज्यादा, ठीक है, हाँ, तो एक बॉल ऊपर हो जाएगी। एक बॉल हो जाएगी ऊपर। अगर एक थीटा ज्यादा है तो एक बॉल हो जाएगी ऊपर, हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो जो ऊपर है वो नीचे वाली पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी ना। हाँ, उस केस में हम ये कह सकते हैं कि हमको लेंथ इस तरह से लेना है, ये हॉरिजॉन्टल में है, ये कर लो। सर पर अपन ने तो दोनों की लेंथ बराबर ही है। देख लेते हैं, लेंथ इक्वल होगा तब क्या होगा, अनइक्वल होगा तब क्या होगा, वो भी देख लेंगे। अभी तो तुम इसको ये छोड़ दो, अभी तुम इसको भूल जाओ, अभी इसका तुम लेंथ निकाल दो, ठीक है? वो भी केस ले लेंगे, वो भी केस ले लेंगे, अभी इसको समझ लो, लिखो इसको। ये है डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल, और ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ गए क्वेश्चन? मेरे पास एक बॉल था, मैंने उसको क्या किया, दो बॉल्स को आइडेंटिकल थ्रेड से इस तरह से हैंग कर दिया, एंड दे बिकेम लाइक दिस। सब कुछ एक जैसा है, दोनों का लेंथ एक जैसा है, इंसुलेटिंग बॉल, दोनों पे चार्ज ये सेम है, मास सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये थीटा थीटा बना रहा था। अब मैंने इस पूरे सिस्टम को पानी में डिप कर दिया, तो पानी में डिप कर दिया तो दो चीजें होंगी, एक तो उसके ऊपर फोर्स घट जाएगा और दूसरा उस पर ग्रेविटी भी घट जाएगा। समझो, फोर्स घटेगा क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों घटेगा, मीडियम चेंज हो गया तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट जाएगा, और इसके ऊपर वेट क्यों घट जाएगा, एक बॉयंसी भी करेगा एक्ट। दोनों ऐसा हुआ कि जो थीटा पहले था वही थीटा रह गया। तो प्रूव करना है इस लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी इतना होगा। तो कैसे प्रूव करोगे, सबसे पहले यहां पे लिख लो, सबसे पहले यहां पे लिख लो, क्या लिख लो, दिस इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड दिस इज mg। तो यहां पे तुम्हारा tan थीटा क्या होगा बताओ, यहां पे तुम्हारा tan थीटा क्या होगा बताओ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय mg, सही ना? यहां तुम्हारा tan थीटा क्या आएगा भाई, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय mg। यहां क्या होगा बताओ, ये कितना हो जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले जो था डिवाइडेड बाय ER होगा, अब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वैक्यूम में था डिवाइडेड बाय ER होगा ना। एक फोर्स होगा नीचे कितना mg, एक लगेगा ऊपर, जो बोलते हैं बॉयंसी, अपथ्रस्ट का फोर्स,
तो अब तुम्हारा ये जो एंगल होगा थीटा, अब tan थीटा क्या हो जाएगा? अब tan थीटा क्या हो जाएगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय ER, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय ER डिवाइडेड बाय mg माइनस 0.c। एग्रीड? चूंकि ये दोनों सेम है, पहले जो tan थीटा था वही अब भी tan थीटा है। इसका मतलब है कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय mg, रेशियो ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय वेट इज सेम एज न्यू रेशियो ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय ER डिवाइडेड बाय mg माइनस 0.c। सही है? कोई डाउट यहां तक किसी को? पहले ये tan थीटा था F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय वेट, अब ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक नया कितना बन गया? Fe बाय ER, Fe बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम बताए हुए हैं, इसके ऊपर फोर्स चेंज हो जाएगा। और वेट, एपरेंट वेट क्या हो जाएगा? mg माइनस 0.c। तो दोनों का इक्वेट कर दो, Fe कट जाएगा, यहां से आएगा ER इज इक्वल टू mg बाय mg माइनस 0.c, mg बाय mg माइनस 0.c। सही है ना? अब तुम बताओ mg को क्या लिखोगे? अगर इस बॉल की वॉल्यूम v है, अगर इस बॉल की वॉल्यूम v है तो इसकी वेट कितनी होगी? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी। मास कितना होगा बताओ? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू जी माइनस बॉयंसी कितना होता है? बॉयंसी कितना होता है कि यही बॉल अगर लिक्विड का बना होता उसका वेट कितना होता? यही बॉल अगर लिक्विड का बना होता, यही वॉल्यूम अगर लिक्विड का होता उसका वेट कहलाता है बॉयंसी। ये होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। वी जी और वी जी कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? रो सॉलिड बाय रो सॉलिड माइनस रो लिक्विड। एग्रीड?